गर्ग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। गर्ग आईएएस एकेडमी एक नई शुरुआत कर रहा है आप सभी के बीच, और इसका उद्देश्य पूर्वांचल के खासतौर पर पूर्वांचल के युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म देना, जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सकें। हमारे साथ इस गर्ग आईएएस एकेडमी के प्रबंधक कहिए या संचालक कहिए, रजत अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि सिविल सेवाएं क्या है, उसके बारे में बात करेंगे, और जो लोग उसमें जाना चाहते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहला तो जो भी सिविल सेवाओं में जाना चाहता है तो सबसे पहले तो वो जानना चाहता है कि सिविल सेवाएं क्या है। मतलब एक जो बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, अभी 12th में है या 10th में है, वो शुरुआत से उसको कैसे बताया जाए कि सिविल सेवाएं क्या है। जिन भी लोगों को या बच्चों को सोसाइटी को सर्व करना या वो सोसाइटी को सर्व करने का पार्ट बनना चाहते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग है गवर्नमेंट की या प्लानिंग है, या उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन तक ले जाने की जो चीज़ें प्रक्रिया होती हैं, वो सिविल सर्विसेज में जो भी लोग चयनित होते हैं, उस एग्ज़ाम में जो लोग पास होते हैं, उनमें अलग अलग सेवाएं हैं। उसमें उनका जो है क्या बोलते हैं सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन के हिसाब से जिस सेवाएं में होता है, अलग अलग सेवाओं का अलग अलग जो है एक वर्क है, वो वर्क उनको जो है करना होता है। मतलब हम देखते हैं कि इतिहास पढ़ें तो भी पहले के ज़माने में भी जो समाज को ढंग से चलाने, एक वे में चलाने के लिए, एक संयमित रूप से या नियमित रूप से चलाने के लिए अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। वही अधिकारी होते हैं ये। एग्जैक्टली वही अधिकारी होते हैं। जैसे पहले आप देखते होंगे कि कोषाध्यक्ष होते थे या सेनापति होते थे, तो उसी तरीके से आज भी गवर्नमेंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या सेनापति में कह लीजिए तो आपके शहर में एसपी बैठते हैं, कप्तान बैठते हैं, तो उसी का एक तरीके से संचालन है जिसको जो है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और ये ऑल ओवर इंडिया जो है की सर्विस है, तो उसके दौरान जो है सारी चीज़ें होती हैं। बड़े युवाओं का एक बड़ा सपना होता है कि अधिकारी बन, मतलब आईएएस। सामान्य तौर पर कहते हैं कि वो आईएएस बनना है, लेकिन उसमें बहुत सारे अलग अलग फील्ड होते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि कौन जो है इस एग्जाम में बैठ सकता है। सबसे पहले तो कौन जा सकता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, और कितना उसके लिए पढ़ना, क्या पढ़ाई जरूरत है, क्या एज की जरूरत है, उस बारे में। सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट है वो उसकी एलिजिबिलिटी का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो 3rd ईयर के ग्रेजुएशन में, या जो भी ग्रेजुएशन का अपीयरिंग होना चाहिए। तो जो अगर एक लेमन्स लैंग्वेज में बात करें तो जो पास ग्रेजुएट है वो प्लस एज उसकी एटलीस्ट 21 ग्रेजुएशन की हम बात करें तो ग्रेजुएशन का किसी फील्ड से हो सकता है, किसी भी फील्ड से, एमबीबीएस या एमबीबीएस हो जाए, या बीटेक हो, बीए हो, या बीबीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, किसी भी फील्ड से स्नातक, यानी कि ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप फील्ड इज नॉट अ बार, फील्ड से नहीं मतलब है, ग्रेजुएशन होना चाहिए कंपल्सरी, ग्रेजुएशन होना चाहिए। हाँ। अच्छा, एज की अब बात आती है, क्या एज, मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज जो है वो 21 इयर्स की मिनिमम एज है, वो जो है कैंडिडेट 21 इयर्स का मिनिमम होना चाहिए। जब आप पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हो उस समय आप 21 साल के होने जरूरी है। 21 साल के हैं तब आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसके अलावा छोटे छोटे और भी चीजें होती है, जैसे कि नागरिक होना चाहिए। हाँ, आईएएस एंड आईपीएस के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया जरूरी है। बाकी और भी अन्य है, तो उसके लिए जो है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो है बनाया स्पेशल एग्जैक्टली, तो उसके लिए जो है उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस कैंडिडेट को वो मीट आउट करना चाहिए, तभी वो एग्जाम दे सकता है। अब बात करें अगर मैक्सिमम एज की, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एक मैक्सिमम एज लिमिट भी है कि आप इससे अधिक अगर क्रॉस कर गए तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो अभी हम उस पर बात करें तो वो चूंकि इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम है, तो वो उस पर भी कुछ डेफिनेटली। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो एज लिमिट 32 की है, एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी होते हैं उसमें कि कितने अटेम्प्ट्स वो दे सकते हैं। अच्छा, ये अटेम्प्ट्स क्या प्री के लिए होते हैं कि ओवरऑल? जैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो कि एक साइकिल होती है वो प्री से स्टार्ट होती है। अच्छा। प्री एंड सेकंड फेज में मेंस होता है, एंड थर्ड फेज जो है उसका फाइनल फेज इंटरव्यू होता है। यानी कि इसको ऐसे समझे कि एक सत्र, जो एक सेशन कह सकते हैं कि उस एक सेशन काउंट होता है कि आप 1 सेशन 2 सेशन ऐसे। तो क्या है वो? अब जनरल कैटेगरी के लिए वो जो है 6 टाइम्स का है, 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 6 बार में आपने क्वालिफाई नहीं किया तो 7वीं बार फॉर्म नहीं भर सकते।
नहीं मिल और यही चीज़ अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए जो एज लिमिट है वो 35 की है। 35 साल, यानी कि अगर कोई अन्य पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट है तो वो मैक्सिमम 35 साल तक अप्लाई कर सकता है। उसमें भी अटेम्प्ट होंगे, उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट 9 है, 9 बार वो अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन अगर 9 बार में आपने क्वालिफाई कर लिया तो ठीक, 10वीं बार आप नहीं हो सकते। एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए जो एज लिमिट है मैक्सिमम 37 की है, 37 साल। हाँ 37 साल से, यानी कि आप अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 37 साल क्रॉस हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है? इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, बट अप टू एज, मतलब 37 साल तक आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आप 37 साल तक लगातार जब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते तब तक कर सकते हैं, लेकिन 37 साल के बाद फिर आपके लिए रास्ते बंद हैं। अच्छा, ये फीमेल मेल कैंडिडेट इसमें कोई नहीं है। और कुछ चीज़ें हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है या कोई भी चीज़ जो है जिसमें जनरल है ओबीसी एससी एसटी, तो उसके कुछ अलग अलग मानक हैं फिजिकली डिसेबल जनरल के लिए या फिजिकली डिसेबल के लिए, उस पर हम कभी विस्तार से और चर्चा करेंगे। अच्छा, कहाँ जैसे एक मन में होता है कि अगर मान लीजिए हमने एग्जाम पास कर लिया, या हमको इसको अगर दूसरी तरफ से पूछे कि हमको अगर मान लीजिए विदेश में जो है राजदूत बनना है जी, तो हमें कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, इसको इस तरह से, इसको दूसरी तरह से घुमा के पूछे तो हम यूपीएससी के थ्रू या जो एग्जाम है कहाँ जा सकते हैं? कि यूपीएससी एक ऐसा है कि जो आप विदेश की बात बताए राजदूत वाली, तो उसका जो चयन होता है वो भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज होता है। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज इसी एग्जामिनेशन के थ्रू जाते हैं। उन लोगों को जो बच्चों का सिलेक्शन उस क्या बोलते हैं सर्विस में होता है, उनकी जो सिलेक्शन होती है वो कहीं ना कहीं जाके राजदूत तक भी जो है उसी से जो है धीरे धीरे अपग्रेड होते हैं। मुख्यतः कौन से होते हैं सर्विस इसमें? अगर मुख्यतः इसमें आईएएस का है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज का है, इंडियन पुलिस सर्विसेज का है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का है, जिसमें इनकम टैक्स का भी आता है एंड कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज का भी एक आता है। और भी सेवाएं हैं जो कि रेलवे से जुड़ी हैं, अकाउंट से जुड़ी हैं, पोस्ट से जुड़ी हैं, इंडियन इन्फॉर्मेशन, कई सेवाएं हैं जो इसमें ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज में वो लिस्टेड है। जो ये एक छात्र सामान्य छात्र जो अभी इतना ब्रॉड लेवल से नहीं जानता, वो सामान्य सोचता है कि मतलब ये आईएएस का एग्जाम है, बट ये तो एक ग्रुप मतलब आईएएस जैसे और भी कई सारे पोस्ट है जिनको मिला के ये एग्जाम होते हैं। इसको यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, जिसको यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, वो कंडक्ट कराती है और उसका पूरा जो चीज़ है ये ऑल इंडिया रैंक की सर्विसेज है, तो उसके द्वारा ही सारी चीज़ें जो है संचालित की जाती है। अच्छा, भाषा को लेकर बड़ा छात्रों में बड़ा वो रहता है कि कौन से लैंग्वेज में सवाल आते हैं क्या? उसके लिए एक जो यूपी बोर्ड के मान लीजिए हम लोग उत्तर भारत के हैं तो यहाँ हिंदी हमारी प्रमुख भाषा है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जो हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हुए हैं, उनके लिए इंग्लिश इतनी सुलभ नहीं है, तो बड़ा डरते हैं कि क्या हमको इंग्लिश नहीं है, अगर हम इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। एकदम भी नहीं है, एग्जामिनेशन दोनों पैटर्न से दे सकते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। बस मेंस में जो सेकंड फेज है इस एग्जामिनेशन का, उसमें एक पेपर जो है इंग्लिश का वो कंपल्सरी होता है और बाकी पूरा एग्जामिनेशन वो हिंदी में दे सकते हैं। मतलब अगर आपको जरूरत भर की इंग्लिश आती है तो आप इस एग्जाम में एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। जरूरी नहीं वो फर्राटेदार इंग्लिश आती है, नहीं ऐसा एकदम भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेरियोटाइप है कि जो इंग्लिश बोलता है हम कैसे जाएंगे, जो क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा भी गया है कि इंग्लिश मीडियम वाले लोग ज़्यादा इसमें आगे बढ़े हैं, तो इसके वजह से बाकी ऐसी अन्य जानकारियों के साथ हम अगले सेशन में भी आपको बताते रहेंगे। अगली बार हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसके जो एग्ज़ाम होते हैं उसके क्या पैटर्न हैं, हाँ सिलेबस क्या है उनके और क्या पैटर्न है, कब होते हैं एग्जाम और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो स्ट्रैटेजी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एग्जामिनेशन का, नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास कोई सुझाव है या कोई जानकारी चाहते हैं कि आप सिविल सेवाओं से जुड़ी कोई भी सवाल आपके पास है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। और अधिक जानकारी के लिए हम अपने इंस्टीट्यूट का नंबर भी लिंक बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी और अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आगे ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।